अब आती है बात इस देवनागरी लिपि की विशेषता। देवनागरी लिपि की विशेषता, क्यों देवनागरी लिपि अपने आप में विशिष्ट है हमारे लिए, ये जानने का प्रश्न है। तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक तो इसकी जो वर्णमाला है वो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक इन द सेंस आप देखेंगे क ख ग घ अंग, इस तरह च छ ज झ य, ये एक प्रकार की वर्ग व्यवस्था बना रखी है। क वर्ग च वर्ग ट, और जो ये वर्ग है उसकी अपना एक उच्चारण स्थान निश्चित है। और ठीक ऐसे ही ये जो यहाँ पांचवें स्थान पर है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांचवें, ये पांचवें वालों को अनुस्वार नाम दे दिया गया है। नीचे जो है ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये नाम दे दिए गए हैं। संयुक्त व्यंजन, ये नाम दे दिए गए हैं। वो बिल्कुल अलग हैं, तीन रो अलग अलग। स्वरों का भी ऐसा ही है, व्यंजन अलग है, ये स्वर अलग है। उसमें भी अ आ ई ऐसे करके एक ह्रस्व एक दीर्घ, एक ह्रस्व एक दीर्घ, यहाँ पे भी एक ह्रस्व एक दीर्घ। भाषा की ये ध्वनि है ऐसे चल रही है, अ आ ई उ ऐसे चलती है। ऐसे ही व्यंजन में भी क कम जान का, ख ज्यादा जान का, घ कम जान का, घ ज्यादा जान का। वेव्स चलती है, ध्वनि की एक वेव्स है, उसको ध्यान में रखकर इसको रखा गया है। और स्वर और व्यंजन अलग अलग होने पर भी इन सारे स्वरों को कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, मात्रा में। और मात्रा दाईं ओर से लगाने की परंपरा चालू कर दी। इससे खासियत क्या हुई कि हमें किसी एक ध्वनि के लिए एक ही ध्वनि चिन्ह से हमारा काम चल जा रहा है। अंग्रेजी की तरह नहीं है मामला कि एक ध्वनि चिन्ह के लिए कई बार एक चाहिए, कई बार दो चाहिए, कई बार तीन तीन अल्फाबेट भी चाहिए। तो अंग्रेजी से अगर हम कंपेयर करें रोमन लिपि से, तो इसमें बहुत सारे दोष मिलेंगे अंग्रेजी में। हिंदी बहुत अच्छी लगेगी। एक ही चीज में हमें लगता है कि अंग्रेजी आसान है, क्यों? क्योंकि उसमें अल्फाबेट कम है, गिने चुने हैं। इसके उससे ऑलमोस्ट डबल के करीब है, तो ये जरा मुश्किल लगती है। लेकिन ये जितनी आसान है उतनी कोई नहीं है। जब आपको हम भाषा विज्ञान पढ़ाएंगे, ध्वनि विज्ञान पढ़ाएंगे, स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ाएंगे, तब वहाँ ये सब चर्चा होगी। ठीक है, अभी हमारा विषय लिपि का है। तो लिपि की इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहली है तो वर्णमाला जो है इसकी बड़ी वैज्ञानिक है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया है। और यहीं पर ही सावरकर बंधुओं ने सबसे पहले क्या किया? अ की 12 खड़ी बनाई। अब आप देखेंगे इस 12 खड़ी की क्या विशेषता होती है। आज 12 खड़ी पढ़ने पढ़ाने की परंपरा धीरे धीरे छोड़ी और छुड़वाई जा रही है। अगर हिंदी को सीखना है तो आपको 12 खड़ी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब बच्चे को हम सिखाते हैं जोड़ जोड़ कर पढ़ना, तो कैसे पढ़ता हूं? मान लीजिए क लिख दिया तो पढ़ लेगा क, उसके बाद बड़ी की मात्रा लगी है तो क ई की ऐसे पढ़ता है। फिर आगे लिखा म त की मत पढ़ लेगा। लेकिन अगर ये लिखा है वर्ड तो इसे कैसे पढ़ेगा? तो वो इसे सबसे पहले पढ़ेगा ई क इक तना इक तना ऐसे पढ़ेगा। इसे कितना नहीं पढ़ेगा इसे, क्योंकि दोष क्या हुआ? 12 खड़ी नहीं पढ़ाई। 12 खड़ी पढ़ाते तो वो इसको अलग पढ़ता, इसको अलग पढ़ता, इसको अलग पढ़ता, इसको अलग पढ़ता, इसको अलग और इसको अलग, यानी सारे व्यंजनों को उसकी मात्रा के साथ जोड़कर उच्चरित करता, अलग अलग नहीं करता। 12 खड़ी आ जाती तो पता लगता, सीधा पढ़ता की मत, इसको पढ़ता की तना, गड़बड़ नहीं होती। लेकिन ये षड्यंत्र है कि 12 खड़ी नहीं पढ़ानी, क्योंकि इसमें लाउडली अनुकरण होगा, साथ वाली क्लास डिस्टर्ब होगी। ये षड्यंत्र हिंदी के खिलाफ बहुत चलाया गया सरकार द्वारा। इसलिए
12 खड़ी, अगर आप हिंदी के टीचर बनने जा रहे हैं तो मेरा भी आग्रह आपसे है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप 12 खड़ी के माध्यम से पढ़ाएं। क, का, की, कु, के, कई, को, कऊ, कंका, इसी रूप में, जिससे कि उसे अलग से स्वर व्यवस्था सीखने की जरूरत ना पड़े। स्वर व्यवस्था तब अलग सीखने की जरूरत पड़ती जब उसे अलग से जोड़ के लिखना है, जब वो मात्रा में ही है तो हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। तो ये अ की 12 खड़ी जो बनाई गई थी, इसकी बड़ी वैल्यू थी, जिसको बाद में हटाने की कोशिश की गई। वहीं पर श्याम सुंदर दास ने जो पंचम वर्ण थे उनको अनुस्वार रूप दिया। ये भी एक इसकी विशेषता है देवनागरी लिपि की। जितने भी पंचम थे अं, य, न, म, इनको अनुस्वार कन्वर्ट कर दिया। किस नियम से कन्वर्ट किया? ध्वनि विज्ञान में आपको पढ़ाएंगे हम। आप देखते हैं संबंध ऐसे भी लिखते हैं और संबंध ऐसे भी लिखते हैं। तो ये हटाकर ये अनुस्वार बनने हैं। क्यों बनने हैं? क्योंकि ये ले रहा है स्पेस ज्यादा, और भाषा मैंने बताया कठिन से सरल की ओर होती है, बड़े से छोटे की ओर होती है। तो ये छोटा रूप देने के लिए ये बनाया गया, लेकिन नियम लगा दिया गया कि कब होगा अनुस्वार और कब नहीं होगा। जैसे शब्द है वांग में, इसको छोटा करके ऐसे नहीं लिख सकते, यही सही रहेगा। ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो क्या नियम लगाया गया होगा, वो नियम भी हम ध्वनि विज्ञान में सीखेंगे अनुस्वार के लिए। लेकिन श्याम सुंदर दास ने ये अनुस्वार रूप दिया। यानी जहां तक हो सके इस लिपि को, व्यवस्था को वैज्ञानिक रूप देने की कोशिश की। जब तक आप इस वैज्ञानिकता को नहीं समझते तब तक ये हिंदी भाषा, इसकी लिपि, इसके ध्वनि चिन्ह आपको डराएंगे। लेकिन जब ये व्यवस्था सीख लेते हैं तो आपको लगता है कि सबसे सरल भाषा और उसकी लिपि अगर कोई है तो यही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी और एक क्या विशेषता है कि ये अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक, मैंने बताया था अभी यहाँ पर कि वर्णात्मक और अक्षरात्मक दो रूप निकलते हैं लिपियों के। अंग्रेजी वाली जो है वर्णात्मक है। क्यों है वर्णात्मक? पुट शब्द लिख दिया, PUT पुट, तो एक व्यंजन है, एक स्वर है, एक व्यंजन, तीनों अलग अलग लगाए जा रहे हैं, यानी जुड़ते नहीं है कभी भी इकट्ठे। लेकिन हिंदी में आप देख रहे हैं ये लिखा है शब्द दिया, तो द में ई की मात्रा है, यह लिखा है उसमें आ की मात्रा है, यानी स्वर और व्यंजन मिले हुए हैं आपस में। तो अक्षर क्या होता है? एक टॉपिक है अक्षर, उसको भी यही समझ लें अक्षर क्या होता है पहले। कि वर्ण एक्चुअली हम बोले तो ये वर्ण है हमारे द, तो हमारी तो भाषा, हमारी लिपि वर्णात्मक होनी चाहिए। हमारी लिपि वर्णात्मक क्यों नहीं है, अक्षरात्मक क्यों है? तो उसका जवाब कैसे देंगे आप? कोई पूछे वर्णात्मक क्यों नहीं, वर्ण ही तो है हमारे पास, स्वर व्यंजन दोनों प्रकार के वर्ण है, तो वर्णात्मक क्यों नहीं है, तो अक्षरात्मक क्यों है? तब आप बताएंगे क्योंकि उसके अंदर वर्ण नहीं अक्षर है। और अक्षर कब बनता है? जब वर्ण में, वर्ण कौन सा वर्ण? व्यंजन में। यूं लिखें वर्ण, अब दूसरा वर्ण कौन सा? स्वर का मेल होता है, तब वो अक्षर बनता है। सामान्य तौर पर अक्षर का मतलब होता है अ प्लस शर। अ मतलब नेगेटिव यानी नहीं, शर मतलब नाश, जिसका नाश नहीं होगा, जो मरेगा नहीं। तो कौन नहीं मरेगा? ईश्वर नहीं मरेगा। इसलिए ईश्वर का एक पर्याय क्या है? अक्षर। ईश्वर अक्षर है, अनन्य है। और ये जो हमारे स्वर और व्यंजन है, इन स्वर और व्यंजनों में भी स्वर की वैल्यू नहीं है, व्यंजन की वैल्यू नहीं है। व्यंजन किसकी वैल्यू है? स्वर की। अगर मैं कहूं कि शब्द एक मनुष्य है
तो स्वर उसकी क्या है? आत्मा है। और व्यंजन उसका क्या है? शरीर है। बिना शरीर के आत्मा का, बिना आत्मा के शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक ऐसे ही कोई भी ध्वनि चिन्ह तैयार होगा, उसमें कम से कम एक स्वर होता ही है। क लिखा है तो क भी क्या है? क प्लस अ है। जा लिखा है तो ज प्लस आ है। हर एक में एक स्वर मिश्रित है। इसलिए हमारे लिए केवल वर्ण नहीं है, ये अक्षर है। अक्षरों के कई मायने, जैसे मतलब ईश्वर भी है। कई बार हम ये लिखा है, आप बोलेंगे सर आपके अक्षर सुंदर नहीं है, सुंदर लिखा करो। तो अक्षर मतलब लेखनी से भी हो जाता है, वर्तनी से भी हो जाता है अक्षर का मतलब। और अक्षर का मतलब हम यहाँ जब पढ़ रहे हैं भाषा ज्ञान की दृष्टि से, वो ध्वनि चिन्ह जिसमें व्यंजन के अंदर क्या मिला हो? कम से कम एक स्वर मिला हो। तो जो